अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा एसेस। और यहाँ पे हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। दिस इज अ पार्ट 3 ऑफ द एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, जिसमें हम लोग सेफ्टी ऑफ द एजेंट, कॉस्ट ऑफ द थेरेपी एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करेंगे। लास्ट के 2 टॉपिक्स पे हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखा था और डिटर्मिनेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी, साइट ऑफ द इन्फेक्शन एंड पेशेंट फैक्टर्स। टोटल हम लोगों ने 4 प्रिंसिपल्स कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग 3 कवर करेंगे। सबकी जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगी, जिसको वहाँ से जो है ना क्या कहते हैं शुरू के प्रिंसिपल्स को समझना है वो उसको समझ सकता है। तो नाउ कंटिन्यू विद द सेफ्टी ऑफ द एजेंट। तो सेफ्टी ऑफ द एजेंट से नेम से इंडिकेटेड है, हमने ऐसा एंटीबायोटिक सेलेक्ट करना है जो कि सेफ़ हो, इतना सेफ़ हो कि उसके फर्दर ड्रग इंड्यूस मतलब एंटीबायोटिक इंड्यूस कोई भी इन्फेक्शन ना हो, यानी कि वो एंटीबायोटिक कोई ऐसा साइड इफेक्ट प्रोड्यूस ना करे। और कंप्लीट, मैं ये नहीं कह रही कि कम्प्लीटली सेफ़ हो, लेकिन वो इतनी सेफ़ हो कि वो उससे एसोसिएटेड कोई साइड इफेक्ट जो है साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट जो है ना प्रोड्यूस ना करे। हमें पेशेंट को फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एजेंट को सेलेक्ट करना होता है और वो एजेंट इतना सेफ हो कि वो कोई भी साइड इफेक्ट प्रोड्यूस ना करे। जैसे कि अगर वो हम कोई भी ऐसा एजेंट दे रहे हैं वो टारगेट करे माइक्रोबियल सेल को, ना कि ह्यूमन सेल को। मतलब साइड इफेक्ट प्रोड्यूस ना करने का मतलब ये हुआ कि वो कोई भी ह्यूमन सेल को टारगेट ना करे, वो माइक्रोबियल सेल को ही टारगेट करे, अपना काम करे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्वेड करे और चली जाए। सो नाउ अगर हम अपनी बुक के एग्जाम्पल की बात करें, 2 एग्जाम्पल्स दी हुई थी, 2 जो है मेडिसिन को कंपेयर किया हुआ था, पेनिसिलिन एंड क्लोरामफेनिकॉल। पेनिसिलिन को कंसिडर किया गया था लेस टॉक्सिक एज कम्पेयर टू क्लोरामफेनिकॉल, क्योंकि क्लोरामफेनिकॉल जो है वो रिजर्व है फॉर द लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन। इसी तरह से हमें जो है एजेंट को सिलेक्ट करना होता है। हमें कोई ऐसा एजेंट नहीं देना चाहिए जो कि फर्दर जो है रेजिस्टेंस क्रिएट कर दे फॉर द लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन। मतलब ऐसा भी ना हो कि हम लोग जो है क्लोरामफेनिकॉल कॉमन इन्फेक्शन के लिए प्रिस्क्राइब कर दें, फिर जब हमारे पास कोई ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हो तो वहाँ पे उसकी रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाए। तो हमें एंटीबायोटिक की प्रिस्क्राइबिंग रेशनल रखनी चाहिए, ठीक है। सो नाउ सेकेंड फैक्टर है कॉस्ट ऑफ थेरेपी। अब हमने जो है अगर मैं बात करूं, जिस तरह से हम लोग पेशेंट फैक्टर्स को देखते हैं, हम लोग एंटीबायोटिक की ससेप्टिबिलिटी को देखते हैं, इसी तरह से कॉस्ट ऑफ थेरेपी इज इम्पॉर्टेंट। कॉस्ट ऑफ थेरेपी को लोग कंसीडर नहीं करते बिफोर प्रिस्क्राइबिंग एनी मेडिसिन टू द पेशेंट। अगर कॉस्ट जो है ज़्यादा होती है, मतलब मोर कॉस्ट, जितनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगी उतनी कम जो है हमारे पास अडेरेंस शो होगी टूवर्ड्स दी थेरेपी। क्योंकि पेशेंट क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं थेरेपी, वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही हो, या फिर वो ऐसे ऑल्टरनेटिव की तरफ चले जाते हैं विदाउट कंसिडरिंग, विदाउट दी जो है गाइडेंस फ्रॉम दी डॉक्टर और फ्रॉम दी फार्मासिस्ट। वो ऐसे ऑल्टरनेटिव चूज़ करते हैं जो कि बहुत लेस एफिकेशियस होते हैं टूवर्ड्स देयर मोर एक्सपेंसिव जेनरिक। तो हमें कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कि एक्सपेंसिव ब्रांड को अवॉइड करना चाहिए, और साथ ही में ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स हमने वो चूज़ करने चाहिए जिनका जेनरिक तो सेम हो, लेकिन उनकी एफिकेसी भी साथ में सिमिलर हो टूवर्ड्स दी जो है एक्सपेंसिव ब्रांड। मतलब कि एफिकेसी वो सिमिलर शो करे और साथ ही में जो है उसका ब्रांड ऑल्टरनेटिव हो लेकिन जेनरिक भी सेम हो। तो कॉस्ट को देखना, कॉस्ट को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि एडेरेंस कम हो जाती है, पेशेंट जो है वो छोड़ देते हैं थेरेपी को। अच्छा, उसके बाद आती है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमें पता है हमारे पास 2 तरह के रूट होते हैं मोस्ट कॉमनली जो यूज़ हो रहे होते हैं। ओरल रूट जो कि हमारे पास माइल्ड इन्फेक्शन के लिए है, ठीक है, जिसमें जो है ना कोई भी सिस्टमिक इन्फेक्शन नहीं होता, सीरियस इन्फेक्शन नहीं होता, हमारा जो है एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट करके पेशेंट जो है रिकवर कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो कि सिस्टमिक होते हैं, सीरियस होते हैं, उनमें जल्दी से हमें अफेक्ट प्रोड्यूस करना होता है, जो कि जैसे अगर क्लिनिकली कोई पेशेंट एडमिट है तो वहाँ पर हमने पेरेंटल रूट की तरफ चले जाते हैं। तो हमें रूट को इस तरह सेलेक्ट करना चाहिए कि जो है इन्फेक्शन की सिवियरिटी की बेसिस पे हम लोग जो है रूट को सेलेक्ट कर रहे होते हैं। अगर कोई भी ऐसी मेडिसिन है जो कि पुअरली एब्जॉर्ब हो रही है तो हम उसको क्या देंगे, आईवी रूट के थ्रू देंगे, डायरेक्ट वो ब्लड में चली जाए, जो कि हमें बेसिक फार्माकोलॉजी में हमने पढ़ा था कि हम रूट को किस तरह से सेलेक्ट करते हैं मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन एंड दी मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे। सो ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ईजी थे, बहुत कॉमन थे, और जो कि फार्माकोलॉजी, अगर जिसको कंप्लीट फार्माकोलॉजी अच्छे से आती है तो वो आराम से इसको समझ सकता है। फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स से रिलेटेड भी लिंक्स गिवन है डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि उसमें जो है हाइड्रोफिलिसिटी है, लिपोफिलिसिटी की बात हुई हुई है, मेडिसिन को सिलेक्ट कैसे करते हैं, कौन से पेशेंट फैक्टर्स को देखते हैं। तो अगर वो भी पार्ट आप लोग देख लोगे तो उससे आप लोग ईजी समझ जाओगे कि इस पार्ट में क्या बात हो रही है। वैसे मैंने कोशिश की है कि मैं सारी चीज़ें डिटेल में बता दूँ, ऐसा ना हो कि किसी ने कोई पुराना पार्ट ना देखा हुआ हो और उसको चीज़ समझ में ना आए। और फर्दर जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में और फर्दर जो है फैक्टर्स को कंसीडर देखेंगे, प्रिंसिपल्स को देखेंगे। तो
अगर अभी तक वीडियो समझ आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में, और साथ ही में सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर नहीं किया, क्योंकि इस चैनल पे सबसे ज़्यादा ईजी सिंपल वे में आप लोग को चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी। कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ऑलरेडी बुक में प्रेजेंट है। हमें इसको आसान समझ के हमारा गोल क्या है कि हम इसको आसान से समझें। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।